इस वीडियो में आपको क्लास 12th इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A माइक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको शामिल किया जाता है? वस्तु की कीमत का निर्धारण, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, सीमांत उपयोगिता निम्न में से हो सकती है? शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक। तो इसमें आएगा राइट आंसर उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, निम्न सूत्र को पूरा कीजिए। यहाँ पे आपको फॉर्मूला पूरा करना है तो इसमें आ जाएगा AC = TC अपॉन Q, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 4, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म होती है, कीमत स्वीकारक, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 5, प्रतिफल के नियम किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये जो नियम है ये संबंधित है उत्पादन से, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 6, उत्पादन संभावना वक्र डैश होता है? तो यहाँ पे आगे ऑप्शन दिए गए हैं तो ये होता है नतोदर। क्वेश्चन 7, औसत आगम को डैश भी कहा जाता है? इसको बोलते हैं कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, उत्पादन के शून्य स्तर पर होने वाली लागत डैश के बराबर होती है? तो ये किसके बराबर होती है? बंधी लागत के। नीचे यहाँ पे आंसर दिया गया है। क्वेश्चन 9, अभिकथन है कि वस्तु X और वस्तु Y के सभी प्राप्य संयोग उपभोक्ता की बजट रेखा से नीचे है। तो इसमें पहली जो स्टेटमेंट ये क्या है? फॉल्स। कारण दे रखा है कि वस्तु X और Y की प्राप्य संयोजन बजट रेखा के नीचे और साथ साथ है। तो दूसरी जो स्टेटमेंट ये क्या है? ट्रू। तो इसमें राइट आंसर होगा अभिकथन असत्य है यानी कि गलत है, लेकिन जो कारण है वो सत्य है। क्वेश्चन 10, अभिकथन AFC कभी भी OXX को नहीं छूता? तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू। कारण है TFC कभी भी शून्य नहीं हो सकता, तो दूसरा भी क्या है यहाँ पे? ट्रू। और जो कारण है ये इसकी सही व्याख्या करता है अभिकथन की। तो इसमें राइट आंसर होगा अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 11, निम्न तालिका की सहायता से औसत लागत और सीमांत लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये टेबल में आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये दोनों कॉलम आपको दिए गए हैं। लास्ट वाला जो कॉलम है यहाँ पे कंप्लीट किया गया है, जो आपको रेड कलर से दिख रहा होगा। ये जो है दोनों कॉलम यहाँ पे कंप्लीट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, पूर्ति में विस्तार तथा पूर्ति में वृद्धि में अंतर बताओ। आंसर, यदि अन्य कारकों के समान रहने पर कीमत में वृद्धि होने से वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है तो इसे पूर्ति में विस्तार कहते हैं, जबकि वस्तु की कीमत समान रहने पर यदि अन्य कारकों में अनुकूल परिवर्तन होने से पूर्ति बढ़ जाती है तो इसे पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। क्वेश्चन 13, किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं? संक्षेप में बताइए। तो किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं, पहला, क्या उत्पादन किया जाए? इस समस्या के दो आयाम हैं, कौन सी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाना तथा किस मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाना है। सेकंड है, कैसे उत्पादन किया जाए? यह उत्पादन की तकनीक को संदर्भित करता है, श्रम गहन तकनीक और पूंजी गहन तकनीक। थर्ड, किसके लिए उत्पादन किया जाए? यह समस्या अर्थव्यवस्था में उत्पादन के वितरण से संबंधित है। इसके दो पहलू हैं, आय का कारक वितरण और आय का पारस्परिक वितरण। क्वेश्चन 14, पैमाने के प्रतिफल के नियम से क्या अभिप्राय है? आंसर, पैमाने का प्रतिफल नियम दीर्घकाल में फर्म उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन कर सकती है। दीर्घकाल में दो या अधिक साधनों में आनुपातिक वृद्धि और उत्पादन मात्रा के संबंध में पैमाने को प्रतिफल कहते हैं। पैमाने प्रतिफल के 3 नियम हैं। पहला है इसमें पैमाने का वर्धमान प्रतिफल। ये दो और अधिक साधनों में अनुपातित वृद्धि करने पर यदि कुल भौतिक उत्पाद में अधिक अनुपात वृद्धि होती है तो इसे पैमाने का वर्धमान प्रतिफल कहते हैं। सेकंड, पैमाने का समता प्रतिफल। दो या अधिक साधनों में अनुपातिक वृद्धि करने पर यदि कुल भौतिक उत्पाद में समान अनुपात में वृद्धि होती है तो इसे पैमाने का समता प्रतिफल कहते हैं। नेक्स्ट इसमें थर्ड, पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल। दो या अधिक साधनों में
आनुपातिक वृद्धि करने पर यदि कुल भौतिक उत्पाद में कम अनुपात में वृद्धि होती है तो इसे पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल कहते हैं। क्वेश्चन 15, मांग और पूर्ति दोनों के परिवर्तन का मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला है, यदि मांग पूर्ति की तुलना में अधिक बढ़ती है तो संतुलन कीमत बढ़ेगी। यदि मांग तथा पूर्ति में बराबर की वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि पूर्ति मांग की तुलना में अधिक बढ़ती है तो संतुलन कीमत में कमी होगी। क्वेश्चन 16, मांग की कीमत लोच के मापने की कुल व्यय विधि की व्याख्या कीजिए। आंसर, इस विधि का प्रतिपादन मार्शल ने किया था। इस विधि में वस्तु के मूल्य के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कुल व्यय में परिवर्तन की मात्रा और परिवर्तन की दिशा निर्धारित की जाती है। कुल व्यय बराबर होगा वस्तु की मूल्य गुणा में वस्तु की मांग। नीचे देखिए यहाँ पे, इस विधि से मांग की लोच के केवल 3 अंश ज्ञात किए जा सकते हैं। पहला है इकाई से अधिक लोच, दूसरा इकाई के बराबर लोच और तीसरा इकाई से कम लोच। यहाँ पे आप इनको पढ़ सकते हैं डिटेल में। क्वेश्चन 17, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह दशा होती है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। इसमें कोई भी एक क्रेता अथवा विक्रेता व्यक्तिगत रूप से वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। समस्त बाजार में वस्तु का एक ही मूल्य होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। फर्स्ट है क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या। सेकंड है एक समान वस्तुएं, यहाँ पे आप इनको पढ़ सकते हैं खुद। नेक्स्ट एक समान कीमत का प्रचलन, यहाँ पे ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको आप खुद पढ़िए। सेक्शन बी मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन 18, शेष विषय क्षेत्र वह कहलाता जो आयात व निर्यात करता है। ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 19, निम्न में से किसे अंतिम उपभोग व्यय में शामिल नहीं किया जाता है। निर्माण का व्यय। ऑप्शन सी राइट। निम्न में से किसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। तो इसमें देखिए, पुराने मकान की बिक्री, गृहिणी की सेवाओं, हस्तांतरण, भुगतान, तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी, इनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। क्वेश्चन 21, निम्न में से कौन सा सही है। तो इसमें आएगा GDP FP इक्वल टू GDP MP माइनस मिनिवल अप्रत्यक्ष कर। डी ऑप्शन राइट होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे GDP की फुल फॉर्म क्या होती है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है GDP की फुल फॉर्म क्या होती है। इसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ यदि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लेने हैं, 90% प्लस स्कोर करना है, तो मेरी वेबसाइट से जाके आप पेड PDF खरीद सकते हैं। वैसे तो स्टडी मटेरियल फ्री अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, केवल पेड PDF से ही जो आपको पढ़ना है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इन PDF को ज़रूर पढ़िए। इनको डाउनलोड करने के लिए आप मेरी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन 22, निम्न में से कौन सी गैर राजस्व प्राप्ति नहीं है। आयकर। डी ऑप्शन राइट। भारत में नोट जारी करने का एक अधिकार डैश बैंक के पास होता है। RBI के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, ज़रूर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें। 24 है अवितरित लाभ डैश का एक भाग होता है। ये लाभ का एक भाग होता है। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है तो गुणक होता है। तो ये क्या होगा, K इक्वल टू 1/1 - MPC। सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2। 26 अभिकथन कारण। अभिकथन भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। स्टेटमेंट ये जो पहला अभिकथन है ट्रू है। कारण भारत में रिजर्व बैंक राजकोषीय नीति का संचालन करता है। दूसरा जो कारण है ये गलत है। इसमें आएगा अभिकथन सत्य है परंतु कारण असत्य है। अभिकथन सरकार को राजस्व घाटा रोकने के लिए सब्सिडी कम करनी चाहिए। स्टेटमेंट ट्रू। कारण है LPG सिलेंडर पर सब्सिडी देना राजस्व व्यय का एक हिस्सा है। ये भी क्या है, सही है, और ये इसका क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अभिकथन और कारण दोनों सही और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। 28 प्रेरित निवेश व स्वचालित निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऊपर देखिए यहाँ पे प्रेरित निवेश और नेक्स्ट है स्वचालित निवेश।
आय और उत्पादन स्तर पर निर्भर करता है, आय और उत्पादन स्तर से स्वतंत्र होता है। आर्थिक चक्रों के साथ बदलता रहता है, आर्थिक चक्रों से स्वतंत्र होकर अधिक स्थित रहता है। मुख्य रूप से व्यावसायिक मुनाफा बढ़ाने के लिए किया जाता है, मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण, आधारभूत संरचना विकास और दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। लास्ट है, मांग और उत्पादन की अपेक्षाओं से प्रभावित होता है, सरकार की योजनाओं और नीतियों द्वारा निर्देशित होता है। क्वेश्चन 29, अंतिम वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं में क्या भेद होता है, उदाहरण सहित बताइए। पहला है अंतिम वस्तुएं और बाद है मध्यवर्ती वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं वे होती हैं जो उपभोक्ताओं के पास पहुंचती है। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका उपयोग अंतिम वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में शामिल होता है क्योंकि ये अंतिम उपयोग की वस्तुएं हैं। जीडीपी में शामिल नहीं होता क्योंकि इन्हें दोहरी गिनती से बचने के लिए अंतिम वस्तु उत्पादन के रूप में मूल्य में सम्मिलित किया जाता है। अंतिम वस्तुओं का मूल्य राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता। उदाहरण के लिए चॉकलेट, बिस्कुट, ब्रेड, अलमारी, टेलीविजन आदि। उदाहरण के लिए आटा, कपास, गेहूं, स्टील आदि। क्वेश्चन 30, राजकोषीय घाटा क्या है, इसका क्या महत्व है, संक्षेप में बताइए। राजकोषीय घाटा तब उत्पन्न होता है जब सरकार की कुल खर्च उसकी कुल आय से अधिक हो जाती है, जिसमें उधार को शामिल नहीं किया जाता। राजकोषीय घाटा आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्यों महत्वपूर्ण है? अर्थव्यवस्था में निवेश, मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास, ऋण का बोझ, वित्तीय स्थिरता। इनको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं खुद। क्वेश्चन 31, निवेश गुणक की अवधारणा से आपका क्या अभिप्राय है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और गुणक के बीच संबंध की व्याख्या कीजिए। तो यही जो है यहाँ पे दिया गया है, वीडियो को रोक करके आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। 32, भुगतान शेष के चालू खाते और पूंजी खाते के प्रमुख घटक लिखिए। तो इसमें 2 घटक दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके आराम से। नीचे जो है लास्ट में तीसरा दिया गया है। 33, मुद्रा क्या है, इसके प्राथमिक कार्यों की व्याख्या कीजिए। मुद्रा एक ऐसी वस्तु या माध्यम है जिसे सामान्यतः वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए स्वीकार किया जाता है। यह आर्थिक लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह आधिकारिक प्रमाण होता है जो माल और सेवाओं को खरीदने के लिए और ऋणों व करों के भुगतान के लिए स्वीकार होता है। मुद्रा के मुख्यतः 4 प्राथमिक कार्य होते हैं। पहला है माध्यम के रूप में मूल्य मापन इकाई, खुद आप इनको पढ़ सकते हैं डिटेल में। नेक्स्ट है मूल्य का भंडारण, भविष्य में भुगतान का मानक। 34, राष्ट्रीय आय मापने की मूल्य वृद्धि विधि की व्याख्या कीजिए। राष्ट्रीय आय मापने की मूल्य वृद्धि विधि एक आर्थिक तकनीक है जो किसी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापती है। इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक उत्पादन प्रक्रिया में जोड़ा गया मूल्य गणना में आता है। इसका अर्थ यह है कि हम प्रत्येक उत्पादन स्तर पर मूल्य वृद्धि को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। मूल्य वृद्धि विधि की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है। पहला है सकल उत्पादन यानी कि ग्रॉस आउटपुट की गणना। सेकंड है मध्यवर्तीय उपभोग। थर्ड है मूल्य वृद्धि और फोर्थ है सभी क्षेत्र की मूल्य वृद्धि का जोड़ना। इसको आप खुद पढ़ सकते हैं। नीचे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है किस तरीके से, तो ये उदाहरण जो है आराम से इसको नोटबुक में अपने पे लिख के आप आराम से समझ सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे निष्कर्ष दिया गया है कि मूल्य वृद्धि विधि राष्ट्रीय आय को मापने का एक महत्वपूर्ण और सटीक तरीका है, क्योंकि यह प्रत्येक उत्पादन प्रक्रिया में जोड़ी गई वास्तविक आर्थिक गतिविधि को मापती है। यह विधि यह सुनिश्चित करती है कि केवल उन मूल्य को ही गिना जाए जो वास्तव में अर्थव्यवस्था से जोड़े गए हैं, जिससे दोहरी गणना की संभावना कम हो जाए। वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो के बीच में मैंने आपसे पूछा था एक तो जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है और एक आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो इनका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लेने हैं, 90% प्लस स्कोर करना है, तो आप मेरी वेबसाइट से पेड पीडीएफ खरीद सकते हैं। उनमें लास्ट 10 ईयर के जो पेपर हैं उनका एनालाइज किया गया है और लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। डाउनलोड करने के लिए आपको इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट मिल जाएगी। कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए प्रोसेस मैंने वीडियो बना रखी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप मुझे खुद अपना जो है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप पे जहाँ पे भी आपको
सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं वहाँ पे मेरे से मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।